दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुर्मी जाति का गौरवशाली इतिहास देखेंगे, जिससे हमें भारत और हिंदू धर्म को समझने में मदद मिलेगा। कुर्मी उत्तरी भारत में पूर्वी गंगा के मैदान की एक हिंदू कृषक जाति है। कुर्मी की व्युत्पत्ति के 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के कई सिद्धांत हैं। जोगेंद्र नाथ भट्टाचार्य 1896 के अनुसार यह शब्द एक भारतीय आदिवासी भाषा से लिया जा सकता है या संस्कृत यौगिक शब्द कृषिकर्मी कृषक हो सकता है। गुस्ताव सोलोमन ओपर्ट 1893 का एक सिद्धांत मानता है कि यह कुर्मी से लिया जा सकता है, जिसका अर्थ है हल चलाने वाला आदमी। मित्रों, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल शासन के निरंतर पतन के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के भीतरी इलाकों में रहने वाले, जिनमें से कई सशस्त्र और खानाबदोश थे, शहरवासियों और कृषकों के साथ घुलने मिलने लगे। राष्ट्रीय एकता और अखंडता का आवश्यकता महसूस होने लगा। 18वीं शताब्दी के कई नए शासक ऐसी खानाबदोश पृष्ठभूमि से आए थे। भारत के सामाजिक संगठन पर इस बातचीत का प्रभाव औपनिवेशिक काल तक चला। इस समय के अधिकांश समय के दौरान कुर्मी समाज जैसे किसान और पशुपालक एक सामाजिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा थे। पश्चिमी और उत्तरी अवध में, उदाहरण के लिए 18वीं शताब्दी के अधिकांश समय के लिए, मुस्लिम जेंट्री ने कुर्मी को जंगल को साफ करने और इसकी खेती करने के लिए अत्यधिक रियायती किराए की दरों की पेशकश की। एक बार जब भूमि हल के तहत स्थिर रूप में आ जाता था, फिर 30 से 80% तक किराया बढ़ा दिया जाता था। हालांकि ब्रिटिश राजस्व अधिकारियों ने बाद में उच्च किराए के लिए कुलीन ग्रामीण जातियों के बीच हल को संभालने के खिलाफ पूर्वाग्रह को जिम्मेदार ठहराया। मुख्य कारण कुर्मी की अधिक उत्पादकता थी, जिनकी सफलता बेहतर उत्पादन में निहित थी। इतिहासकार क्रिस्टोफर बेली के अनुसार, जबकि अधिकांश कृषक केवल गांव के आसपास की भूमि को खाद देते थे और इन भूमि का उपयोग खाद्यान्न उगाने के लिए करते थे, वहीं कुर्मी गांवों से दूर की बंजर भूमि को खाद देते थे। वे गांव के आसपास आलू, खरबूजे और तंबाकू जैसी मूल्यवान बाजार फसलें उगाने में सक्षम थे। कुर्मी या कच्ची बस्तियों का एक नेटवर्क 1 या 2 साल के भीतर स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। दोस्तों, कुर्मी समाज के इतिहास से हमें यह भी सीखने को मिलता है। राजपूत और भूमिहार जैसे कुलीन भूस्वामी वर्गों ने अब खुद को प्राचीन हिंदू परंपरा के ध्वजवाहक के रूप में पेश करने की मांग की। उसी समय अभिजात वर्ग के दैनिक जीवन में ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों का प्रसार हुआ। शुद्ध रक्त रेखाओं पर अधिक जोर दिया गया। वैवाहिक गठबंधनों पर अधिक कठोर शर्तें रखी गईं। 1894 में लखनऊ में पहला कुर्मी जाति संघ बनाया गया था। इसके बाद अवध में एक संगठन ने पाटीदारों, मराठों, कापू, रेड्डी और नायडू जैसे अन्य समुदायों को कुर्मी नाम की छत्रछाया में लाने की कोशिश की। इस निकाय ने 1901 की जनगणना में कुर्मी समाज को क्षत्रिय के रूप में वर्गीकृत करने के लिए अभियान चलाया और 1910 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा का गठन किया। इसके साथ ही नवगठित किसान संघों या किसान सभाओं, जो किसानों और पशुपालकों से बने थे, अहीर, यादव और भूमिहार थे। बाबा रामचंद्र और स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे हिंदू कट्टरपंथियों से प्रेरित थे। किसान सभाओं के नेताओं ने अपने कुर्मी, अहीर और भूमिहार अनुयायियों से क्षत्रिय पद पर दावा करने का आग्रह किया। सैनिक मर्दानगी के रूप में प्रचारित किए गए विज्ञापन को बढ़ावा देते हुए किसान सभाओं ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में किसानों के प्रवेश के लिए आंदोलन किया। 1930 में बिहार के कुर्मी ने स्थानीय चुनावों में प्रवेश करने के लिए यादव और कोयली किसानों के साथ मिलकर काम किया। वे बुरी तरह हार गए, लेकिन 1934 में तीनों समुदायों ने त्रिवेणी संघ राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसमें कथित तौर पर 1936 तक 10 लाख बकाया भुगतान करने वाले सदस्य थे। हालांकि कांग्रेस समर्थित पिछड़ा वर्ग महासंघ से प्रतिस्पर्धा कांग्रेस पार्टी द्वारा समुदाय के नेताओं के सह विकल्प से संगठन को रोक दिया गया था। 1937 के चुनावों में त्रिवेणी संघ को बुरी तरह से नुकसान उठाना पड़ा, हालांकि कुछ क्षेत्रों में उसे जीत मिली। संगठन को जातिगत प्रतिद्वंद्विता का भी सामना करना पड़ा। इसी तरह की समस्याएं बाद में नियोजित जाति संघ राघव समाज कोयलियों के साथ हुई। 1970 के दशक में भारत कुर्मी क्षत्रिय सभा ने कोयलियों को अपने विंग के तहत लाने का प्रयास किया, लेकिन विघटन ने इस गठबंधन को परेशान कर दिया।
उम्मीद करता हूँ कि कुर्मी जाति के इस इतिहास से आपको बिहार और जातीय राजनीति को समझने में मदद मिलेगा। साथ ही इस इतिहास से जातीय आधारित राजनीति के खोखलेपन का भी पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।